हेलो एंड वेलकम। स्क्रैप सेल प्रोसेस हम लोगों ने स्टोर्स के संदर्भ में बहुत सारी कई सारी वीडियोस देखी। हमने देखा कि स्टोर किस तरह का होता है, स्टोर को किस तरीके से जो है इन्वेंट्री मैकेनिज्म होता है स्टोर का, किस तरीके से स्टोर को प्रोक्योर किया जाता है, स्टोर को किस तरीके से जो है क्या कहते हैं स्टोर डिपोज में रखा जाता है। लेकिन ऐसा मटेरियल जो डेड सरप्लस स्टोर होता है, जो स्क्रैप की तरह रेफर कर जाता है कि ऐसा मटेरियल जो आगे यूज़ नहीं हो सकता है, या जो है क्या कहते हैं वॉर्न टॉर्न होके जो है क्या कहते हैं ख़राब हो गया है। जैसे टूटा फूटा फर्नीचर हो सकता है, पुराने कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एक्सेट्रा हो सकते हैं, पुरानी मशीनरी मैकेनिज्म, पुराना सामान हो सकता है, पुराने स्लीपर्स, रेल्स, फिटिंग्स, अदर एस एन टी इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे जो होते हैं वो स्क्रैप होती है। तो नेचुरली बात है, उस स्क्रैप को सेल करना ज़रूरी होगा, और उसकी स्क्रैप सेल प्रोसेस को आज हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, क्यों और कैसे। मैं राशिद अरशद कादरी, ज़रा सा सॉल्यूशन से ट्रैक ऑफ लर्निंग। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल ZARASSA ज़रा सा सॉल्यूशन से। कीप कंटिन्यू टाइप ऑफ स्क्रैप एंड रीजंस फॉर जनरेशन के। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे स्क्रैप कैसी होती है और वो उसका स्क्रैप बनती क्यों है, स्क्रैप आती कहाँ से है। Normally ordinary scraps होती है। These are materials like cast iron and other metals that have regular demand as raw material, particularly in workshop. वर्कशॉप में जो काम होता है उसके दौरान जो कास्ट मटेरियल्स जो होता है, कास्ट आयरन जो होता है या अदर मेटल्स जो होते हैं, वो रॉ मटेरियल्स के तौर पर आते हैं और वो कचरे के तौर पर बाहर हो जाते हैं टूट फूट के, वो स्क्रैप हो सकती है। इसके अलावा सरप्लस स्क्रैप होती है, दैट आर डेड सरप्लस और ऑब्सोलेट एंड आर ऑफ नो फर्दर यूज टू द रेलवे। ऐसे आइटम भी सरप्लस के तौर पर हो सकते हैं, या डिसमेंटलिंग से जो निकला हुआ सामान होता है, डिसमेंटलिंग या रिप्लेसमेंट से जो सामान निकला हुआ होता है, वो भी स्क्रैप होता है। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं जनरेशन के? वियर एंड टीयर हो सकता है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूज सम आइटम बिकम इरिपेयरेबल और अनफिट फॉर रिकंडीशनिंग, दोबारा ठीक ही नहीं हो सकते हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग वेस्टेज, अनअवॉइडेबल वेस्ट जनरेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर प्रोसेस इन द वर्कशॉप्स। रेलवे वर्कशॉप में कैसा होता है? ऑल टाइप ऑफ वर्कशॉप जनरेट वेरियस स्क्रैप मटेरियल्स। पीवे में स्क्रैप मटेरियल ट्रैक कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मटेरियल फ्रॉम रेलवे लाइंस एक्सेट्रा हो सकता है, फिटिंग्स मैंने बताया जैसे स्लीपर्स हो सकते हैं, रेल्स हो सकती हैं, ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, आउटडेटेड और डैमेज्ड ऑफिस आइटम्स, कंडेम रोलिंग स्टॉक, ओल्ड एंड अनयूजेबल रेलवे व्हीकल्स एंड कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स हो सकते हैं, जिसमें जो है क्या कहते हैं दरवाजे, खिड़कियाँ, रेलिंग्स, चैनल्स एक्सेट्रा हो सकते हैं, अ, जो तोड़ फोड़ के बाद जो है क्या कहते हैं अदर स्ट्रक्चर्ड स्टील के सामान, एंगल्स वगैरह निकलती हैं, वो हो सकती हैं। इनएक्टिव और ऑब्सोलेट आइटम्स, ऐसे आइटम जो स्क्रैप डिक्लेयर कर दी जाए सर्वे कमेटी द्वारा, यानी कि नो लॉन्गर यूज उनका बचे, यूज ही ना बचे उनका कोई, इस टाइप के आइटम भी स्टोर्स में हो सकते हैं जो कि स्क्रैप के तौर पर होते हैं। अब स्क्रैप कैसे शेड्यूलिंग होती है, उसका क्लासिफिकेशन कैसा रहता है? ऑल रेलवे मेंटेन ए स्क्रैप शेड्यूल अंडर ग्रुप 98। 98 जो ग्रुप है पीएल के एंटरप्राइज लिस्ट नंबर में असाइड टू ईच कैटेगरी ऑफ स्क्रैप। उसके बाद उसमें 98 में कैसे होता है? 01 इंडस्ट्रियल स्क्रैप, जनरल इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल, 08 कास्ट आयरन कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स, 20 ब्रॉन्ज पार्ट एंड कंपोनेंट्स, 21 कॉपर वायर्स पार्ट्स एंड मटेरियल्स, 32 मशीनरी, ओल्ड एंड ऑब्सोलेट मशीनरी पार्ट्स। ये मैंने कुछ जस्ट एग्जांपल के तौर पर लिए हैं। 98 एक पूरा ग्रुप है, इसके अंदर जो भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे लिस्टेड है। आप 98 ग्रुप को चेक कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि स्क्रैप का शेड्यूलिंग और क्लासिफिकेशन क्या दिया गया है, उसमें क्या शेड्यूल बनाया गया स्क्रैप का और उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल। स्क्रैप यार्ड एंड लोकेशन लेआउट। नेचुरली बात है, जब भी कोई स्क्रैप है तो उस स्क्रैप को किसी यार्ड तक पहुंचाना होगा, तो ताकि उसको जो है क्या कहते हैं सेल करना आसान हो जाए। अगर मटेरियल जो है क्या कहते हैं इधर उधर पड़ा हुआ है, सपोज कीजिए एक ट्रैक का मटेरियल है, ट्रैक से फिटिंग्स वगैरह निकली हैं, स्लीपर्स निकले हैं, या आपके जो है क्या कहते हैं रेल्स वगैरह निकली हैं, तो नेचुरली बात है उनको कहीं ना कहीं एक जगह स्टैक करना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी रेल लाइन के आसपास उनको फैला हुआ छोड़ दिया जाए, तो इट विल नॉट बी एबल टू, वी आर नॉट एबल टू काउंट देम और वे देम।
तो इसलिए उनकी वेइंग करने के लिए और काउंट करने के लिए उनको एक जगह इकट्ठा करना जरूरी होता है, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रैप यार्ड। स्क्रैप यार्ड इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, जो जनरल स्टोर डिपोज होते हैं उनमें भी स्क्रैप यार्ड बनाए जाते हैं। बिन सिस्टम वहाँ पर लागू किया गया है। सेपरेट सेपरेट बिन्स होते हैं सामान रखने के लिए, मेटलिक सामान रखने के लिए या वुडन सामान रखने के लिए एक्सेट्रा। इस टाइप से बिन्स भी बनाए जाते हैं सेग्रीगेशन के लिए, सेल आउट के लिए। तो वो भी होता है इसी तरीके से, जो है क्या कहते हैं, एसएनटी वगैरह का सामान एसएनटी के डिपो में इकट्ठा कर दिया जाता है। पीवे का सामान पीवे के किसी, जो है क्या कहते हैं, ऑफिस में इकट्ठा कर दिया जाता है, या किसी गेट वगैरह के पास, पहले एलसी के पास वगैरह इकट्ठा किया जा सकता है। जो भारी सामान होता है जैसे रेल्स होती हैं, स्लीपर्स होते हैं, तो वो उनको जो है क्या कहते हैं, जहाँ से वो रिप्लेस होकर निकलती हैं उनके आसपास की लोकेशन पर ही इकट्ठा किया जाता है और उनके वहाँ पर उसको लॉट लगा दिए जाते हैं। तो फैक्टर्स फॉर सेलेक्टिंग ग्रुप से स्क्रैप यार्ड लोकेशन और जनरल स्टोर डिपो के संदर्भ में, अवेलेबिलिटी ऑफ ओपन स्पेस, कितनी जगह अपने पास है, फ्रेट एंड हैंडलिंग कन्वीनियंस, लाना ले जाना आसान हो, अगर हम सेल आउट भी करें तो उसके बाद डिस्पोजल आसान हो जाए, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स फॉर इजी डिस्पोजल, इजीली चला जाए। यार्ड सिस्टम में क्या होता है कि ट्विन यार्ड सिस्टम भी हो सकता है, सेपरेट यार्ड फॉर स्टोरेज एंड डिस्पोजल, और 3 यार्ड सिस्टम भी होता है, यार्ड फॉर रिसीविंग स्क्रैप, लॉट फॉर्मेशन एंड लॉट डिस्पोजल। ये जनरल स्टोर डिपोज में होते हैं यार्ड सिस्टम, 2 यार्ड सिस्टम एंड 3 यार्ड सिस्टम। लेआउट क्या होता है स्क्रैप यार्ड का, सेंट्रल एक सॉर्टिंग यार्ड बनाया जाता है, देन रिक्लेमेशन सेक्शन बनाया जाता है, ओपन स्टोरेज यार्ड रहते हैं, फिर गोडाउन्स फॉर स्क्रैप्स बनाए जाते हैं, फैसिलिटी एंड सिक्योरिटी उसको दी जाती है। लॉट फॉर्मेशन एंड वैल्यूएशन, कैसे लॉट फॉर्मेट करते हैं और उनका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है। लॉट फॉर्मेशन के लिए एक बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस है, क्वेश्चन मस्ट बी एक्सरसाइज टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ आइटम्स। सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स को इकट्ठा किया जाना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं हो सकता, और फिर जब हम सेल करेंगे स्क्रैप्स को तो हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी उसकी। लॉट शुड बी फॉर्म्ड पीएल वाइज, जो पीएल मैंने जैसे बताया कि पीएल 98 के अंतर्गत जो है क्या कहते हैं सभी आइटम्स आते हैं, तो उसकी शेड्यूलिंग के आधार, उस शेड्यूल के आधार पर जो है क्या कहते हैं जो आइटम जिस शेड्यूल के तहत आता है उस टाइप की एक हम उसको पीएल वाइज उसका लॉट्स बनाएं। केयरफुल फिजिकल सेग्रीगेशन इज एसेंशियल। फिजिकल सेग्रीगेशन मीन्स, सपोज कीजिए एक लो वैल्यू आइटम है, तो उसको लो वैल्यू आइटम को हाई वैल्यू आइटम के साथ मिक्स नहीं किया जाना चाहिए, लो वैल्यू आइटम्स को सेपरेट ही रखा जाना चाहिए। जैसे रेल्स का बिल्कुल एक अलग लॉट होना चाहिए और फिटिंग्स का लॉट अलग होना चाहिए। Valuation of scrap lots based on the last successful auction rate और prevailing market rates, हम इन दोनों को जो है क्या कहते हैं कंपेयर करते हैं और उसके आधार पर ही हम जो है क्या कहते हैं लॉट की जो ऑक्शन की जो रेट है वो एक रिजर्व प्राइस लाइक दैट, उसको हम जो है क्या कहते हैं निकालते हैं और पता लगाते हैं कि वो लास्ट सक्सेसफुल बिडिंग, उसकी बिडिंग रेट जो थी वो क्या थी, और दूसरा जो है क्या कहते हैं मार्केट में क्या रेट चल रही है। मार्केट में हो सकता है कि हमने बिडिंग रेट कम और मार्केट रेट ज़्यादा बढ़ गई हो। इसके लिए हम एक लॉट रजिस्टर फॉर्म करते हैं, फॉर्म से S2410, वंस ए लॉट इज फॉर्म फॉर ऑक्शन सेल डिटेल्स आर एंटर्ड इन द लॉट रजिस्टर। किस तरीके से इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें लॉट नंबर बनाते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसका बुक रेट देते हैं, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी देते हैं, सिक्योर्ड रेट जो हमने जो बेसिस बनाया है, लास्ट ऑक्शन रेट या प्रिवेलिंग मार्केट रेट, प्रीवियस ऑक्शन डिटेल्स, कौन सी डेट को हुआ था, किस रेट से हुआ था, परचेजर कौन था, और इस तरीके से हम टोटल उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हमारे लॉट की क्या है, और देन उसके रिमार्क्स होते हैं। तो इस आधार पर हम लॉट रजिस्टर में उसकी एंट्री करते हैं, और लॉट रजिस्टर के आधार पर ही जो है क्या कहते हैं स्क्रैप की सेल होने से पहले जो आईएसए होते हैं या स्टॉक वेरीफायर्स के द्वारा जो है क्या कहते हैं उसको लॉट को वेरीफाई करवाया जाता है कि इट इज़ गोइंग टू बी सेल्ड। ठीक है। फिर मेथड क्या रहता है स्क्रैप डिस्पोजल, उससे रिलेटेड चीज़ें कुछ, ई ऑक्शन वाया आईआरपीएस। आज की अभी जो फिलहाल जो है स्क्रैप का सारा जो स्क्रैप डिस्पोजल है वो पूरा का पूरा आईआरपीएस में ऑनलाइन किया जाता है। इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन ऑक्शन होता है, सारे लॉट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन, उसकी लोकेशंस, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है वो, उसको जो है क्या कहते हैं आईआरपीएस पे डाला जाता है, और जो बिडर्स हैं उनसे ये तवक्को की जाती है, ये माना जाता है कि वो उस लॉट को चेक करेंगे साइट पे जाके, देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो है क्या कहते हैं ऑक्शन रेट देंगे। और ये एक ओपन ऑक्शन रेट होती है, बिल्कुल जो है क्या कहते हैं लाइव चलती है आईआरपीएस पे, एक के बाद एक के बाद एक जो है क्या कहते हैं इसमें लोग अपनी वैल्यू लगाते, बिड्स लगाते हैं, और रेलवे को जहां लगता है कि वो बिड्स उसके फेवर में है वो उसको लॉक कर सकता है उसको।
और लोगों को टाइम दे करके कि भाई इसको लॉक कर दिया जाएगा, ये अभी तक की मैक्सिमम बिड है वट एवर। लॉन्ग टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए टेंडर्स भी किए जा सकते हैं कि भाई इतना क्या कहते हैं, लगातार स्क्रैप निकलता रहेगा, एक रेट फिक्स कर दिया और लेता जाता रहेगा। और एक डायरेक्ट सेल्स भी होता है, इन एक्सेप्शनल और अप्रूव्ड केसेस में डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, क्या कहते हैं, छोटा मोटा फर्नीचर का सामान है, किसी पर्टिकुलर स्टेशन पर पड़ा हुआ है, कोई टेबल चेयर टूट जाती है, कई बार पड़ी रहती है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, अगर हम उसको टेक्निकली देखें कि अगर वहाँ से उसको जो है कहते हैं एक ट्रक में कलेक्ट करके और किसी स्टोर डिपो पर, यानी क्या ना कहते हैं किसी जो है क्या कहते हैं यार्ड तक उसको लाया जाए, तो नेचुरली वो जो है क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन उसका इतना महंगा पड़ जाएगा जितना उससे स्क्रैप की कीमत नहीं होगी। इसीलिए ऐसे केसेस में जो है क्या कहते हैं जो कंसाइनी है, जिनके पास वो मटेरियल है, उनको जो है क्या कहते हैं डायरेक्ट जो है सेल की परमिशन दी गई है कि वो डायरेक्ट सेल कर सकते हैं 1500 रुपये तक या 2500 रुपये तक, वाट एवर जो भी है ना क्या कहते हैं अलग अलग रेलवेज ने जो भी दर निश्चित की है, अमाउंट निश्चित किया है, उसके अकॉर्डिंगली वो सेल किया जा सकता है कि 2500 रुपये तक वो अपना सेल कर सकते हैं सामान, अगर आपके स्क्रैप की वैल्यू 2500 रुपये तक है तो इस टाइप से क्या है कि जो इस टाइप का जो मटेरियल है वो इकट्ठा नहीं होगा, और रेलवे को लगातार स्क्रैप भी डिस्पोज होता रहेगा। और क्योंकि उसको जो है क्या कहते हैं लॉट फॉर्म करके और ट्रांसपोर्टेशन और फैट चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर इकट्ठा करके उसको बेचा जाएगा, तो इसलिए इससे बेहतर है कि उसको छोटे छोटे लॉट्स धीरे धीरे वहीं स्टेशन पर या वहीं ऑफिस वगैरह में बेच दिया जाए। इसके लिए एक रिजर्व प्राइस रहती है किसी भी स्क्रैप के सेल्स के लिए, कम से कम द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड फॉर ए लॉट मटेरियल शैल नॉट बी सोल्ड बिलो दिस प्राइस ड्यूरिंग ऑक्शन। हमने एक जो मैंने बताया कि जब लॉट रजिस्टर में हम एंट्री कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हम एक जो है क्या कहते हैं रिजर्व प्राइस उसकी एक बना के रखते हैं कि कम से कम हमें इतनी वैल्यू तो इसकी मिलनी ही चाहिए, अगर इससे कम की वैल्यू होगी तो हम इसको सेल नहीं करेंगे। ठीक है, और ऑक्शन हम बाद में करेंगे, इसका दोबारा से री ऑक्शन किया जाएगा। तो वो रिजर्व प्राइस कहलाती है। इसके अलावा होता है डिलीवरी ऑर्डर, द ऑफिशियल ऑथराइजेशन इशूड बाय द ऑक्शनियर टू द सक्सेसफुल बिडर टू लिफ्ट द स्क्रैप मटेरियल फ्रॉम द यार्ड। जैसे ही जो है क्या कहते हैं कोई भी ई ऑक्शन होता है, तो ई ऑक्शन के दौरान कोई भी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो एक जो है क्या कहते हैं सिक्योर्ड मनी जो है क्या कहते हैं वो उसमें अप्रॉक्सीमेट जो 10% ऑफ द लॉट वैल्यू जो होती है उतनी उनको जो है क्या कहते हैं उसमें ब्लॉक कर अमाउंट उनका जो है क्या कहते हैं अकाउंट्स में ब्लॉक किया जाता है। और जैसे ही कोई बिड उनके फेवर में जाती है, तो उसके अमाउंट के कैलकुलेशंस के आधार पर, उसकी रेट के आधार पर उसका 10% जो होता है वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट इमीडिएटली उसमें से काट के जमा कर लिया जाता है रेलवे द्वारा, और वो जो है क्या कहते हैं ऑटोमेटिक हो जाता है। और बैलेंस जो 90% होता है वो उसको जो है क्या कहते हैं स्क्रैप की डिलीवरी से पहले जमा कराना होता है। उसके लिए एक गिवन टाइम दिया जाता है कि इतने दिन के अंदर अंदर तुम्हें जो है डिलीवरी लेनी ही कंपलसरी होगी। अगर वो डिलीवरी टाइम से नहीं लेते हैं दिए गए टाइम से, तो उनको जो है क्या कहते हैं फिर उसके बाद अगर वो पैसा जमा कराते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी लगता है, दैट इज उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट के नाम से उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, क्योंकि जो हमारा स्क्रैप था वो उस पर्टिकुलर यार्ड को घेर के रहा इतने दिनों तक, तो उसकी वजह से जो हमें नुकसान हुआ उस जगह का, तो उस जगह के किराए के तौर पर हम लेते हैं। चार्ज टू एंश्योर टाइमली लिफ्टिंग ऑफ स्क्रैप बाय द बायर, intended to discourage purchaser from using the railways scrap yard as a personal go down। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो रखे पड़ा हुआ है कि यार मेरी आगे जो है क्या कहते हैं अभी मैं डिस्पोज नहीं कर पाऊंगा, यहाँ से ले जाऊंगा, तो इसलिए बोले यहीं डाल के रखता हूँ। तो उससे बचने के लिए जो है क्या कहते हैं हम उस पर ग्राउंड रेंट लगाते हैं कि भाई उसको अगर जैसे मैंने तय किया था कि 60 दिन में उससे उठाना है माल, या 30 डेज में उठाना है, और 30 डेज में नहीं उठाया जाता है, उठाता है तो 31वें दिन से पर डे के हिसाब से हम उसके ऊपर ग्राउंड रेंट लगाते हैं। तो वो ग्राउंड रेट उस रेट के आधार पर लिया जाता है। तो दिस इज कंप्लीट मेथड ऑफ स्क्रैप कलेक्शन, लॉट फॉर्मेशन एंड द डिस्पोजल ऑफ द स्क्रैप्स। तो आई होप ये सभी जो है क्या कहते हैं स्क्रैप से डिटेल रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, और अब हमें पता भी चल गया होगा कि स्क्रैप को किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाता है। स्टोर से रिलेटेड आई थिंक मैंने सभी कुछ बताने का यहाँ पर प्रयास किया। स्टोर से रिलेटेड मैंने जो 3-4 वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने जो है क्या कहते हैं टाइप ऑफ स्टोर से लेके सेल ऑफ स्क्रैप तक, स्टॉक वेरिफिकेशन एटसेट्रा ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है अपने वीडियोस के ज़रिए से। अगर आपको जो है क्या कहते हैं किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ZARASS ज़रा सा सॉल्यूशंस ट्रैक ऑफ लर्निंग, और मेरे को फॉलो करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।